हेलो बच्चों, क्या हालचाल। माई सेल्फ इज जितेंद्र रुवानी, आपका प्यारा जेएस सर, और बच्चे मुझे प्यार से जरा हटके सर के नाम से बुलाते हैं। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT खड़गपुर इन 2001। जी हाँ बच्चों, 23 वर्षों का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। जो आप सोच रहे होंगे और बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि सर ये तो हमारी उम्र से भी काफ़ी ज़्यादा है। और पिछले 23 वर्षों से भारतवर्ष के कोने कोने में हर बच्चे को ऑफलाइन तथा ऑनलाइन फील्ड से मैं अपनी केमिस्ट्री का दीवाना बना चुका हूं और मेरा ये सफ़र अभी तक जारी है। जी हाँ बच्चों, हजारों बच्चों को मैंने उनकी मंजिल तक पहुंचाने में, उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त करने में, उन्हें उनका ड्रीम कॉलेज अचीव करने में, उनके सपने पूरे करने में, और मोर ओवर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में एक कैटालिस्ट की भूमिका निभा चुका हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैटालिस्ट की भूमिका क्या है? इसका मैं जवाब केमिस्ट्री की टर्म्स में आपको अभी देने वाला हूँ। पिछले 23 वर्षों से बच्चों मैं भारत की शिक्षा की काशी, दैट इज जिसे आप कोटा बोलते हैं, कोटा की सभी रिनाउंड कोचिंग्स में मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूं। और अब मुझे इंडिया की मोस्ट सिलेक्शन रेशो वाली कोचिंग मोशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप जैसे प्यारे प्यारे क्यूटी पाई बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। और ये वादा रहा मेरा आपसे कि मैं आपको, जो केमिस्ट्री आप एक बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं या मिथ है कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है, उस मिथ को दूर करके मैं केमिस्ट्री से आपको प्यार करने पर मजबूर करा दूंगा। यू विल फॉल इन लव विथ जेएस सर एज वेल एज विथ केमिस्ट्री। और जी हाँ बच्चों, पिछले 11 सालों से, दैट इज 2013 से, मैं इटोस इंडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन में भी अपनी सेवाएं दे चुका हूं। आप मेरे कोई भी वीडियो यूट्यूब पर पुराने भी देख सकते हैं। और केमिस्ट्री में इंडिया का पहला ऑनलाइन टीचर बना, जिसे बच्चों का काफ़ी प्यार, सम्मान, स्नेह प्राप्त हुआ। मेरा मानना है बच्चों कि जैसे किसी भी टीम की सफलता के लिए, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, कोई भी बिजनेस इवेंट हो, या इवन हमारे घर में भी छोटा सा फंक्शन क्यों न हो, उसकी सफलता के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर कोच, एक प्रॉपर लीडर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही उस इवेंट को सक्सेसफुल निभाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरह से बच्चों, आपको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, चाहे वो आपका लक्ष्य IIT में पहुंचना हो या नीट क्वालिफाई करना हो, एक अच्छे कोच, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मेंटोर की आवश्यकता है। और उस कड़ी में मैं तहे दिल से आपका साथ निभाने आ रहा हूं, क्योंकि मेरा एक ही नारा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक आपका मैं सिलेक्शन नहीं फोड़वा देता हूं, ठीक है, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जी जान से हम जुटे रहेंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा प्यारा सा गाना भी है, इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेलें हम जी जान से। आओ आ जाओ जग पे छा जाओ। तो जी हाँ बच्चों, अब हमारी बारी है जग पे छाने की, हमारी बारी है अपने सपने को पूरा करने की। तो बच्चों, पिछले 23 वर्षों से, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सभी पेरेंट्स की, सभी बच्चों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, जो हमेशा जब भी लाइव सेशंस लेते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है कि सर आप लोग डाउट्स कैसे दूर करेंगे, क्योंकि हम तो फिजिकली आपसे इतने दूर हैं। बट मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ बच्चों कि पिछले 23 वर्षों से माँ सरस्वती की कृपा से जो भी डाउट्स आपके दिमाग में आएंगे, वो सब मैं ऑलरेडी अपने नोट्स में इंक्लूड कर चुका हूं। और आपको लेक्चर के दौरान ही उन जो भी छोटे छोटे डाउट्स आपके माइंड में चलेंगे, उनका जवाब अपने आप मिल जाएगा। वैसे भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 23 वर्षों से लाखों बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाने के बाद उनके जो कॉमन डाउट्स होते हैं वो ऑलरेडी हमें क्लास के थ्रू पता है बच्चों के।
ठीक है। और वही कॉमन डाउट्स नॉर्मली मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट्स के होते हैं, तो आपको उसकी तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे लेक्चर नोट्स में आपको खुद मैं बोल बोल के ही समझा दूंगा कि यहाँ पर बच्चों को एक डाउट आता है, यहाँ पर बच्चों को एक डाउट आता है, तो वो दुविधा भी आपकी पूर्ण रूप से दूर करने के लिए मेरी जवाबदारी है। अब अगर मैं बच्चों बात करता हूँ केमिस्ट्री की, तो आप इसे जो बोरिंग सब्जेक्ट मानते हो वो नहीं है बेटा। मेरे हिसाब से तो केमिस्ट्री एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जितने भी टॉपर्स देखेंगे जिनकी अच्छी रैंक आती है, उन सभी के केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया होता है और वो हमेशा केमिस्ट्री में फोड़ के आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री नॉर्मली समझने के बाद इतनी ईजी हो जाती है कि बड़ी आसानी से उसके क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं बच्चों, मैं हजारों बच्चों को है ना सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक दिलवा चुका हूं, अपनी केमिस्ट्री का दीवाना बना चुका हूं, और अब वो आपकी भी बारी है। मैं आपको केमिस्ट्री में सहयोग करने आऊँगा, फिजिकल एज वेल एज इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे मुझे प्यार से यही एक नारा हमारा बन चुका है अब तो, क्या? कन्फ्यूज़न को मारो गोली और कॉन्सेप्ट्स की मनाओ होली। तो किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हम आपके माइंड में रहने ही नहीं देंगे। हम तो भैया कॉन्सेप्ट्स की झमाझम होली बनाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा डाउट बच्चों का होता है कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते। सर थ्योरी भी समझ में आ जाती, फॉर्मूले भी याद हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो वो क्यों नहीं होते हैं उसका कारण बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बस इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। बट मैक्सिमम टाइम बच्चा उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ तो पुट कर लेता है, कई बार वो वैल्यूज़ भी कई बच्चे गलत पुट करते हैं, वो सब सिखाना मेरा काम है। बट मान लीजिए अगर आपने वो वैल्यूज़ पुट भी कर दी बच्चों, बट स्टिल आखिरी तक हम कैलकुलेशन इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमें प्रॉपरली सिखाई ही नहीं जाती है। लॉग लेना, एंटी लॉग लेना, किस तरह से थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करवाना, ठीक है जी। और मैं आपसे वादा करता हूँ बच्चों, मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट तक पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा, और ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मेरी कैलकुलेशन और कैलकुलेशन ट्रिक्स के मस्त दीवाने हो जाएंगे। और वैसे भी आप अगर सर्च मारेंगे तो बच्चे मुझे HDFC, है ना, अब आप बोलेंगे सर HDFC तो बैंक होता है। जी नहीं बच्चों, यहाँ बैंक का कोई काम नहीं है। HDFC है हिरवानीज डेवलप फास्ट कैलकुलेशन, है ना। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज हिरवानीज डेवलप फास्ट कैलकुलेशन। आप इस कैलकुलेशन के इतने ज़्यादा दीवाने हो जाएंगे कि आपसे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन झमाझम चुटकियों में बनना चालू होंगे, और वो फ़ायदा आपको बाकी सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स में भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स में भी थोड़ी बहुत हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओवरऑल हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना बढ़ चुका होगा कि फिर हमसे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। रही बात बच्चों अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो इसे एक रटने वाला और बिल्कुल ही महा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। बट आपके इस मिथ को भी मैं पूर्ण रूप से तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अपनी साइंटिफिक यूनिक टीचिंग मेथडोलॉजी से आपको इनऑर्गेनिक भी इतने प्यार से, इतने तसल्ली से समझाऊंगा कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने जाएगा। मैं रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बात करूंगा, कि कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, और कुछ मैं अपनी प्यारी प्यारी लर्निंग ट्रिक्स की हेल्प से जो चीज़ें केवल याद रखने वाली हैं उन्हें मैं आपको याद करने की छोटी छोटी प्यारी प्यारी ट्रिक्स भी बताऊँगा। ठीक है जी। और बच्चे इसे जरा हट के कॉन्सेप्ट JHC, अगर आप इसे भी सर्च मारेंगे आपको JHC के नाम से काफ़ी चीज़ें YouTube में देखने को मिल जाएंगी। तो बच्चे दीवाने हो चुके हैं जरा हट के कॉन्सेप्ट्स के बच्चों। हर क्लास में मैं आपको कुछ JHC दूंगा, कुछ मैं आपको TBR दूंगा, दैट इज टू बी रिमेंबर। और मैं आपसे अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं बच्चों, तो हम एक छोटी सी डायरी बनाएंगे जिसका नाम पहले ही दिन हम रख लेंगे सिलेक्शन डायरी। वो हमारा सिलेक्शन करवाने वाली छोटी सी डायरी होगी, जिसमें आप अपना ड्रीम कॉलेज, आप अपनी रैंक जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो ज़रूर लिख के रखें। और उस डायरी में जितने भी मैं आपको क्लासेस के दौरान JHC या TBR दूं, वो तुरंत आप नोट करते चलें आफ्टर द क्लास, या शाम को जब भी आप रीडिंग करने अपनी बैठते हैं, ताकि एंड में हमें ये प्रॉब्लम ना आए कि सर अब मैं रिवाइज क्या करूं। वो सिलेक्शन डायरी के हर कॉन्सेप्ट को आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि JEE हो बच्चों या नीट हो, ये आपकी जो है रिपीटेटिव एग्जाम से हमें पता है वही क्वेश्चन
बार बार घुमा फिरा के नए सिरे से पूछे जाते हैं। उसके लिए हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले हैं वो हर समय हमारी टिप पर होने चाहिए, हर समय मुझे याद होने चाहिए, और वो केवल तभी याद होंगे जब मैं बार बार उन चीज़ों को देखूंगा। तो जब हम एक छोटी सी डायरी बना लेंगे, सिलेक्शन डायरी, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टअप करता रहेगा कि इस डायरी की हेल्प से मेरा सिलेक्शन जरूर होने वाला है। तो आइए बच्चों, आप और हम मिलकर आपके सपने को, आपकी मंजिल को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करते हैं। अब मैं बात करूं बच्चों कि मैंने कैटालिस्ट वर्ड क्यों यूज़ करा था, क्योंकि अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में आपसे बात करूं तो कैटालिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता है बच्चों, है ना। कैटालिस्ट ऑलरेडी जो रिएक्शन चल रही है उसी की रेट को बढ़ाने का काम करता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों, पढ़ना तो आपको भी पड़ेगा। तो आप जब पढ़ेंगे तब मैं कैटालिस्ट की भूमिका क्या निभाऊंगा, मैं ये भूमिका निभाऊंगा आपके लिए कि जो कॉन्सेप्ट आपको समझने में आधा घंटा लग रहा था खुद से, वो शायद मैं आपको 5 मिनट में हंसते खेलते समझा दूंगा। जिस सवाल को करने में आपको 10 मिनट लग रहे थे, हो सकता है मैं चुटकियों में 10 सेकंड में उसका आंसर। ऐसे मेरे पास हजारों ट्रिक्स हैं कि हम कई क्वेश्चंस तो 10-10 सेकंड में, शायद हमें पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत भी ना पड़े, हवा में उड़ाना चालू करेंगे। और इसके लिए भी आप मेरा, ठीक है ना, टीचिंग आइडिया, टीचिंग नोट्स वाला एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से हमारी कोचिंग मिलती है। और मेरा मानना है बच्चों, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। ताली के लिए 2 हाथ होना जरूरी है, एक हाथ मेरा है, एक हाथ आपका है। तो आइए इस मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के थ्रू हम हमारी मंजिल को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस केमिस्ट्री के दुनिया में। केमिस्ट्री से प्यार करिए, मजे करिए और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को एंजॉय करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आज के सेशन का जो मेरा पर्पस है बच्चों, मैं आपको केवल और केवल जो मेरी यूनिक टीचिंग मैथडोलॉजीज हैं, किस तरह से हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से देखते देखते चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक रफ आइडिया देने के लिए, कि ताकि आपको पता पड़े कि थ्रू आउट द ईयर में हम कितनी नई नई चीज़ें केमिस्ट्री में सीखने वाले हैं बच्चों। तो उसके लिए मैं आपको कुछ कुछ चैप्टर्स, मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लिक्विड सॉल्यूशन में, केमिकल काइनेटिक्स में किस तरह से हम इनऑर्गेनिक की मतलब बैंड बजा सकते हैं, किस तरह से हम इनऑर्गेनिक को प्यार से समझ सकते हैं, उन चीज़ों का एक रफ आइडिया देने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आइए देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चंस हमारे, है ना। क्वेश्चंस जो है हमारे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं बच्चों। कैलकुलेट मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1.5 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ए अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। आप सभी को पता है बच्चों कि मोल एक बिल्कुल परेशानी वाली बात होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, 13th का हो। और बिना मोल निकाले फिजिकल केमिस्ट्री में कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो अगर आपकी भी थोड़ी सी दुविधा है तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से डिफरेंट वे में करेंगे। आपसे देखिए क्या बोला गया है, 3a + 5b गिव्स क्या, 4c। तो मेरा पहला निवेदन ये रहेगा बच्चों कि आप हमेशा क्वेश्चन में रिएक्शंस को इस तरह से थोड़ा थोड़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट को दूर दूर आराम से लिखा करिए। ये सिंगल रिएक्टेंट का केस है मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्वियसली ए आपको बोला गया है एक्सेस में, तो मुझे ए को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो है, ठीक है ना, क्या है मेरे पास है आपके बी के 1.5 मोल्स। अब मुझे निकालने हैं किसके मोल्स, सी के। तो मेरी एक सिंपल सी यूनिक टेक्निक जो मैं आपको समझाना चाहूँ, जब भी एक के मोल से आपको दूसरे के मोल्स निकालने हैं, इसके अलावा कोई टेक्निक कभी आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। क्या करना है, जिसके मोल्स निकालने हैं उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज सी का कोएफिशिएंट कितना है, 4 प्यारे प्यारे बच्चों ऊपर, जिससे निकालने हैं उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे। निकालने मुझे किसके मोल से हैं, बी के मोल से, है ना, मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली बी के मोल से निकालने हैं, तो बी के मोल से मल्टीप्लाई कर दिए। सिंपल सा एक लॉजिक, ये है हमारा जेएससी। जरा हटके कॉन्सेप्ट जो आपकी आगे की कभी भी मोल की दुविधा को पूर्ण रूप से दूर कर देगा। ये हमारे पास बच्चों 0.3, मतलब हमारा आंसर हो गया 1.2। कहानी खत्म। तो इस सेशन का पर्पस है आपको कुछ अलग से जरा हटके चीजें पता पड़े, जिससे आप समझ पाए कि हमें आगे क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखिए, व्हाट वेट्स ऑफ P4O6 एंड P4O10 will be produced by the combustion of 31 ग्राम of P4
इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कंडीशन गिवन है लिविंग नो P4 एंड O2। अब ये साफ साफ कंडीशन गिवन है, मतलब ना तो फॉस्फोरस बचना चाहिए ना ऑक्सीजन। अब ये प्यारे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिएगा, है ना। ऑप्शंस हमें गिवन है, ठीक है ना, ऑप्शंस हमें गिवन है ABCD, ये 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने ले लिए हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम बाय डिफॉल्ट। तो वी हैव गिवन द ऑप्शंस, बैक स्लाइड चाहिए थी मुझे, हाँ ये रहे मेरे पास ऑप्शंस गिवन है बच्चों ना। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करने जाएंगे, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ईयर लॉन्ग में हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, बट अभी अगर मुझे जरा हट के कॉन्सेप्ट JHC से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, देखिए JHC से अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो शायद मैं 10 सेकंड में चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को। सर कैसे? देखिए कंडीशन गिवन है बच्चों 31 ग्राम ऑफ किसके हैं, फॉस्फोरस। और ये क्वेश्चन आपको हर बुक में, हर मॉड्यूल में, आप दुनिया की किसी भी बुक को, दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को देखोगे मिलेगा, जिसमें बच्चे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, हम इसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, है ना। 31 ग्राम इसके हैं, 32 ग्राम इसके हैं, टोटल कितना मास हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सर 63 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब हमें पता है भैया जब दोनों खत्म हो जा रहे हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास तो हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब अगर इनिशियली आई हैव 63 ग्राम, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे साथ आप जब जुड़ेंगे तो आपको मैं जरा हटके सोचने पर मजबूर कर दूंगा, थोड़ा सा अलग डिफरेंट डायरेक्शन में सोचिए। अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूं, हमारी क्या आदत होती है बच्चों, हम सीधे क्वेश्चन पर अटैक कर देते हैं, सॉल्व करना चालू कर देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग करे हुए, बिना दिमाग लगाए हुए। अगर मैं वो दिमाग थोड़ा सा शुरू में लगा लूं तो मैं अगर ऑप्शंस देखूं, यार ये तो 219.5 पॉसिबल ही नहीं है, 71 क्योंकि टोटली शुरू में 63 है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डी। सॉल्व कैसे करेंगे, दैट वी विल आल्सो लर्न। अभी मैं केवल ट्रिक्स बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो जरा हटके हैं आपके पास। आप देख लीजिए, इन दोनों को सम अप करोगे यू विल गेट 63 ग्राम। तो ऐसे सीधे सीधे आंसर है, ठीक है जी बच्चों। चले बड़े आगे, अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि, है ना, 4 ग्राम ऑफ H2 एंड 4 ग्राम ऑफ O2 रिएक्टेड टू फॉर्म H2O। ठीक है जी, आपसे बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ H2O फॉर्म। अगेन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस गिवन है ABCD। अब यहाँ पर अगर मैं दिमाग लगाऊं, ठीक है जी, तो मुझे पता है बच्चों पूरे भारतवर्ष के गांव-गांव, शहर-शहर के हर बच्चे को पता होगा कि H2 और O2 2:1 के रेशो में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, 2H2। ये अब देखो, है ना, इसे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ बच्चों, सिंपल क्वेश्चन, मना नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत भैया ब्रेन को भी यूज करना है, थोड़ा अलग तरीके से भी सोचना है, ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है 2 moles of H2 is combining with 1 mole of O2 and giving 2 moles of H2O। ओके, ठीक है, मतलब 2 मोल H2 मतलब कितने ग्राम बच्चों, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम H2 विल कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितने ग्राम, 32 ग्राम। हाँ या ना? इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो 4 ग्राम ही है, ऑक्सीजन 32 ग्राम नहीं होके 4 ग्राम, मतलब यहाँ पर पक्का लिमिटिंग रीजन कौन है बच्चों, ऑक्सीजन। इतना मुझे पता पड़ गया, इतना मुझे पता पड़ चुका है, ठीक है। तो अब हमसे मास ऑफ जब H2O फॉर्म बोला गया है तो मुझे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है भैया, ऑक्सीजन पक्का खत्म होगा, मतलब मिनिमम 4 ग्राम तो बनना ही बनना है, और थोड़ा बहुत हाइड्रोजन भी तो खत्म होगा, मतलब मेरा आंसर 4 + 4 8 होने का चांस नहीं है, 4 होने का चांस नहीं है भैया, 4 से कम तो किसी भी लॉजिक से होने का चांस नहीं है। इसका मतलब ओनली एंड ओनली ऑप्शन लेफ्ट 4.5 का। हम इन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं बच्चों, बट मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि अगर हमारे पास कुछ अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल हो, कुछ अच्छी चीजें हमें पता हो, तो वो हमारी एग्जाम में डेफिनेटली मदद करने वाला है। और थ्रू आउट द ईयर जब हम ईयर लॉन्ग में इस तरह की चीजें बार बार सीखेंगे तो डेफिनेटली हमारी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली, इतनी ज़्यादा कि बल्ले बल्ले वारे वारे न्यारे न्यारे हो जाएंगे हमारे, ठीक है। चलिए क्या हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ PtH2/HCl aqua, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि सर इसमें आप क्या JHC दे दोगे बच्चों, इसमें भी मैं आपको मस्त वाली JHC दे दूंगा, है ना, इसमें भी आपको मैं मस्त वाली JHC दे दूंगा। अब सर इसमें क्या JHC आप देने वाले हैं, इसमें मैं सिंपल सी ये JHC देने वाला हूं आपको कि जब हम
जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसमें मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो 0.059 है ना, वो होता है आपका 0.059 इंटू pH ऑफ एनोड, अगर आपका सेल एनोड की तरह काम कर रहा है। और 0.1 मोलर HCl का pH निकालना, सिंस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका pH जो होगा, मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको, 10⁻⁻1 है ना, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, दैट इज माइनस ऑफ लॉग आपका कितना, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, दैट इज अवर इट विल बी माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻1, मतलब pH है कितना 1। अब इनकी भी हम लॉग एंटी लॉग में भी मैं आपकी खूब आसानी करने वाला हूं, बट वो सब सीधे सीधे चीजें हम आगे देखेंगे। मतलब राइट नाउ बस pH 1 है तो मेरा आंसर है 0.059 वोल्ट। अब ये सब चीजें बच्चों अभी हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको आइडिया मिलता जाए, अदरवाइज आप खुद सोचिए जब आप ईयर लॉन्ग में मेरे साथ हो और जब आप ये क्वेश्चन देखोगे और आपको तुरंत अगर मेरा JSC याद आया, सिलेक्शन डायरी में अगर आप अपनी एक डायरी बनाएंगे हम लोग बच्चों, और उस डायरी में हम हमारे जो JSC हैं, जरा हटके कॉन्सेप्ट जो हमारे जो यूनिक टेक्निक्स हैं उन्हें मैं फोर्सफुली आपसे बोलूँगा कि लिखिए, बार बार पूछूंगा आपसे, बार बार पूछूंगा कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, आप उसे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर हम वो पढ़ते रहेंगे तो भैया ऐसे क्वेश्चन हमें तुरंत देखते ही याद आ जाएगा, अच्छा सर ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली बात बोली थी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, सीधे मनी 1 pH निकाला 1, ऑप्शन अगर गिवन होंगे तो आंसर आ जाएगा 0.059 वोल्ट, ठीक है ना। तो हम मोल के बाद देखो थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको इलेक्ट्रो का भी दिया है। अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बच्चों, राइट द बैलेंस इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। हमें पता है, ठीक है ना, जेई हो बच्चों, नीट हो, इसकी मोस्ट फेवरेट रिएक्शन है, एनसीईआरटी बुक में डी ब्लॉक में गिवन है, रेडॉक्स में बार बार क्वेश्चन आता है कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn+2 में बदलता है, बैलेंस करिए। अब सर इसमें क्या आप JSC दोगे, इसकी भी JSC हम बता देते हैं बच्चों आपको। इसका JSC है बच्चों, अगर आपको कभी भी हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना हो, ठीक है ना, हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो आप सीधे सीधे बस एक गाना मेरा ध्यान रखना, आओ हांगकांग चलें, बस ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ चलना है हमें, हांगकांग, आओ हांगकांग चलें, दैट इज, सर ये क्या बला है ना, AOHC, आओ हांगकांग चलें, सर ये क्या बला है ना। A स्टैंड्स फॉर एटम, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना, C स्टैंड्स फॉर चार्ज, बस, ठीक है ना। ठीक है जी बच्चों, तो बस ये मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि भैया हम क्या क्या नई नई कितने नए नए JSC सीखेंगे कि भैया दिल जो है हमारा गदगद गदगद हो जाएगा, केमिस्ट्री हमारा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाएगा। सबसे पहले हाफ रिएक्शन में हमेशा बेटा एटम्स को बैलेंस करा जाता है, फिर ऑक्सीजन को यूजिंग डिजायर्ड मीडियम बैलेंस करा जाता है, जो हम अगर अभी हमें नहीं पता है तो हम ईयर लॉन्ग में सीखेंगे उसे। हाइड्रोजन को हमेशा H+ से सीखा जाता है, और चार्ज चूंकि हाफ रिएक्शन है हमेशा इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करा जाता है। तो उस बेसिस पर बच्चों अभी जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो नए बच्चे हैं बिल्कुल भैया, जो पहली बार ही है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इरेजर की बातें अलग हो जाती हैं, तो भैया उनको हो सकता है अभी लगेगा कि सर ये मुझे अभी पता नहीं है, तो नहीं पता है तो सब पता पड़ेगा बच्चों। बट अगर कोई है ना 12th या 13th वाला बच्चा जो हल्का सा केमिस्ट्री का थोड़ा सा जानता हो तो उसे समझ में आ रहा होगा कि यार बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट लेवल पे ये तो केमिस्ट्री मजेदार वाली चल रही है। तो हमें बस एटम, भैया एटम मैंगनीज एक ही था, बैलेंस। आप सीधे आ जाएं बच्चों किस पर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 है, मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम का रूल होता है डियर स्टूडेंट, जिस तरफ ऑक्सीजन कम हो उतने वाटर डालो और उसके अपोजिट साइड में आप उसके डबल, जितने वाटर डाले हैं 4 वाटर डालें, डबल H+ डाल दो। थर्ड स्टेप है हाइड्रोजन, तो इसमें भी मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर ओरिजिनल कंपाउंड्स में MnO4 माइनस और Mn+ जो ओरिजिनल कंपाउंड्स हैं, अगर इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो दैट मीन इट इंडिकेट्स कि हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होगा, क्योंकि जितने आपने H2O डाले उसके डबल 8 H+ आप डाल चुके हो। आप काउंट भी कर सकते हो बच्चों, बट यहाँ पर भी देखिए हमारा थोड़ा सा समय बचेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का भी हमने रूल बताया, बैलेंसिंग का भी रूल बताया। अब रही बच्ची है बात क्या बच्चों, चार्ज को बैलेंस करना। MnO4 माइनस मतलब -1 का चार्ज,
8H+ के ऊपर +8 का चार्ज, मतलब लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज हुआ मेरा +7। राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड में ये है +2 और वो है 0 आपका। राइट साइड में वो +2 0, मतलब लेफ्ट साइड में +7, राइट साइड में +2। चार्ज को इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है तो बच्चों में लेफ्ट साइड में डाल दूंगा 5 इलेक्ट्रॉन, मैं लेफ्ट साइड में डाल दूंगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो अपने आप ही आप देख सकते हो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, है ना। अब इसकी जरूरत हमें रेडॉक्स में पड़ेगी बच्चों, इसकी जरूरत हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें डी ब्लॉक में पड़ेगी। इस तरह से एक ही चीजें बार बार रिपीट होती चली जाएंगी और हमारी कहानियां, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको देखिए जीएचसी मिला। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, है ना। क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन का मैंने एक आपको आइडिया देने के लिए बात करी है कि हम क्या डिफरेंट सीखने वाले हैं, ऐसा क्या डिफरेंट होगा सर आपके लेक्चर्स में केमिस्ट्री में, है ना। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 280 है एंड दैट ऑफ ऑक्टेन इज 420। अब इसमें आपको क्या जेएससी में सिखाऊंगा अभी से बता रहा हूँ। देखो भैया, हमारा जेएससी जो बोलता है जरा हट के कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है ना, वो ये बोलता है बच्चों, जब भी आप दो चीजों को मिक्स करते हो, ठीक है ना, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन में दो लिक्विड्स को मिक्स करा, ठीक है, तो वेपर प्रेशर आप देख सकते हो, एक का है 280 और एक का है कितना 420। तो फाइनल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा बच्चों, वो हमेशा 280 420 के बीच में आना चाहिए। न छोटी वाली वैल्यू से बाहर हो सकता है, न बड़ी वाली वैल्यू से ऊपर हो सकता है, मतलब न छोटी वाली से छोटा होगा, न बड़े वाले से बड़ा होगा। ये रामबाण है बच्चों। क्या सर ये केवल वेपर प्रेशर में लगेगा? नहीं, ये एवरेज एटॉमिक मास में लगता है, एवरेज मोलर मास में लगता है, एवरेज डेंसिटी में लगता है, एवरेज मोलरिटी में लगता है, एवरेज नॉर्मेलिटी में लगता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में लगता है। मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों 7 जगह यूज होता है। अब ये सभी क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन बच्चों ये जेई मेंस लेवल के हैं आपके, ये जेई मेंस के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब अगर मैं इस चीज को अगर मुझे पता होता पहले से ही, अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, सीधे P बराबर P0 एक्स से प्लस P0 भी एक्स पी फॉर्मूला यूज करना लगा देते हैं। बट पहले हम लॉजिकली समझें, 280 से छोटा नहीं हो सकता है, 420 से बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब दिस टू ऑप्शंस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब सर दो ऑप्शन है, अब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी भी नहीं करना पड़ेगा बच्चों, ना सर अब क्या बताओगे आप, जरा हटके चीज हमें। अब मैं ये बताऊंगा बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं 280 और 420 का एवरेज, तो आप सभी को पता है सर एवरेज तो हमें निकालना आता है, दोनों नंबर्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2, 280 प्लस 420 सर 700 हुआ, डिवाइडेड बाय 2, मतलब इनका एवरेज है 350। और एवरेज तब आता डियर स्टूडेंट्स, है ना, एवरेज तब आता जब दोनों के मोल्स इक्वल होते। अभी दोनों के मोल्स इक्वल नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब 350 भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, केवल 336। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर ऐसे हम 8-10 क्वेश्चन जब हम लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स पढ़ेंगे, और ऐसे में बार बार ऐसे क्वेश्चन करा करा के आपको वो कॉन्सेप्ट जेएससी सिलेक्शन डायरी में नोट करवा चुका हूँगा, तो आप खुद इमेजिन करो कितने बल्ले बल्ले वारे वारे होने वाले, हमारी प्रॉब्लम्स की स्पीड धड़ाधड़ बढ़ने वाली है। और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने कितनी जगह बोला यूज हो रहा है, 7 जगह यूज हो रहा है। ठीक है, क्या हम बढ़े आगे। अब मैंने कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस के बच्चों केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के लिए भी, है ना, के भी लिए है। अब केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सभी जेईई मेंस के क्वेश्चन है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी हाफ लाइफ 30 मिनट है, टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। अब केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों में कुछ आपको, है ना, सभी बच्चों को, और जिन बच्चों ने अभी जेईई मेंस 2024 भी दिया है वो गदगद हो चुके हैं, है ना। यू कैन सी ऑन द यूट्यूब, मेरे वन शॉट मैराथन पड़े हुए मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, तो गदगद हो गए, क्योंकि भैया आप देख सकते हो लॉक 2 दिया है, लॉक 3 दिया है, लॉक 5 दिया है। फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा बच्चे की आदत क्या होती है, सर के इक्वल्स टू 1/t ln ऑफ a0/at यूज करके टाइम खोटी करना। बट भैया मैं कुछ जेएसटी बता देता हूँ, जरा हटके टाइम, और इन टाइम की मदद से बच्चों आपका टाइम बदल जाएगा, मतलब आपका समय अच्छा आ जाएगा। और वो जरा हट के टाइम इतना है बच्चों कि T75% जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ T½ होता है। मैं 11-12 टाइम लिखवाता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे पता है
है ना। मुझे पता है जेई और नीट में अभी तक फर्स्ट ऑर्डर में मैक्सिमम जो टाइम में लिखाता हूँ उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और आप गारंटीड से जेई मेंस उठा के देख लीजिए, आपको कम से कम मेरे टाइम्स जो स्पेशल टाइम में लिखवाता हूँ उनके ऊपर अभी तक 15 से 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये भी उसी का है, ना मुझे कुछ सॉल्व करना है। अगर मैंने अपनी सिलेक्शन डायरी में ये सभी टाइम लिखे होते और मैं उन्हें याद कर लेता, बस मैं सीधे 2 टाइम्स करता आंसर, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यही बोल रहा है बच्चों आपको, रिएक्शन इज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 मिनट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अगेन इट इज द क्वेश्चन ऑफ जेई मेन, और टी 99.9% जो होता है बच्चों वो 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। जेई मेंस का क्वेश्चन था, अगर ये हमारी सिलेक्शन डायरी में टाइम लिखे हैं, मुझे याद है 1 सेकेंड में मैंने टिक करा 10 टिया, है ना। अब ये टाइम के डेरिवेशंस वगैरह क्या है बच्चों, वो आपको मैं ऑब्वियसली ईयर लॉन्ग में पूरा रटवाऊंगा नहीं बेटा, पहले पूरे कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, उसके बाद बोलूंगा कि अब इसे जेएससी की तरह आप इन चीज़ों को ध्यान रख लें ताकि आगे आपका समय बचे बच्चों। क्योंकि ये फाइट है बच्चों, आप जेई मेंस में इतने, या नीट की बात करें हम, है ना, 14-15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनमें से सिलेक्ट वो होगा बच्चों जो कुछ, है ना, कुछ जरा हटके चीज़ों को करने की कोशिश करेगा, और वो हम डेफिनेटली करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपके सामने देखिए अगला क्वेश्चन और है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%, ठीक है ना। और ये आपके ऑप्शंस गिवन है ए बी सी एंड डी। तो ये सब में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर चैप्टर में हम कुछ ना कुछ नयापन, यूनिक वे में चीज़ों को सीखने वाले हैं, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री को इतना मजबूत करने वाला है। सर 99% का भी आपकी लिस्ट में शामिल है क्या कहानी? हाँ जी, टी 99% जो होता है वो 20/3 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग मेरे पास हो तो आप देखो, मल्टीप्लाई केवल टी हाफ की जगह 6.93 लिखूंगा, ठीक है जी, और थोड़ा सा दिमाग और भी हो कि भैया 6.93 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2.3 आएगा, और 2.3 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46। तो कैलकुलेशन को भी हम इतना ज़्यादा फास्ट करने वाले हैं कि हमें बल्ले बल्ले वारे वारे न्यारे न्यारे हो जाने वाले। ठीक है जी बच्चों, तो समय का तो देखो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों, बट यही है कि बस मुझे एक रफ आपको आइडिया देना है कि किस तरह से फिजिकल में हम डिफरेंट वे में अप्रोच करेंगे। अब अगर मैं कुछ चीज़ें आपको आईओसी की भी समझाने की कोशिश करूं, तो आईओसी में भी बच्चों हम कुछ लर्निंग चीज़ों को, है ना, कुछ लर्निंग चीज़ों को साइंटिफिक टेक्निक, कुछ लर्निंग ट्रिक से याद करेंगे। जैसे जेई नीट कोई भी एग्जाम हो बच्चों, उसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के ऊपर, है ना, मतलब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करो, काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना, और आगे भी आते रहेंगे। आपको मैं, है ना, अगर आप 2025 के एस्पिरेंट है तो आपको गारंटी से बता रहा हूँ आपको पक्का ही वो मिलने वाला है, ठीक है ना। उससे आगे की बातें करेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। तो भैया उसके लिए हम सीधे सीधे गाना याद रख लेते हैं, जनाबे अली गाएं, है ना, सुना करें वो सब आसमां के प्रभु, ठीक है ना। अभी गाना वाना में लिखवा नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि भैया इनऑर्गेनिक में भी हमें खूब नई नई मजेदार चीजें सुनने समझने को मिलेंगी, ठीक है ना। जनाबे अली गाएं सुना करे वो सब आसमां के प्रभु, ये 10 एलिमेंट है बच्चों जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम इसे याद रख लेंगे। और कितने प्रभु, है ना, कितने प्रभु सर? 3533, है ना। क्या मीनिंग है सर इसका? है ना, क्रोमियम का केवल +3 वाला, वेनेडियम का +5 वाला, और एंटीमनी और आर्सेनिक के केवल +3 वाले ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, क्योंकि एंटीमनी और आर्सेनिक बच्चों +5 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं ना। क्रोमियम जो है +6 भी शो करता है, वेनेडियम भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो ये ट्रिक भी भैया आपको देखो नई पेन से लगी होगी। और इसी वजह से बच्चों जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लाइक, है ना, कि हमसे बोल रहा है कि ZNO की रिएक्शन H2SO4 से कराओ, अब कई बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं करूं क्या सर इस क्वेश्चन में। तो मुझे समझ में आना चाहिए बच्चों कि इनऑर्गेनिक की जो मेजर रिएक्शंस हैं, है ना, एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, या रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब
अगर मुझे H2SO4 दिख रहा है जो एसिड है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटैक करने का तरीका मेरा बस यही होगा कि भैया साथ में जो ऑक्साइड रखा हुआ है वो किस नेचर का है। चूंकि ZNO एम्फोटेरिक नेचर का है तो ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो अगर ये एसिड है बच्चों, ये बेस है, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। वाटर तब बच्चों जब एसिड या बेस में से किसी के पास H या OH हो। यहाँ पर देखिए एसिड के पास H है तो यहाँ पर पक्का आपका जो बनेगा वो ZnSO4 बनेगा और साथ में आपका H2। तो ये सब जेईई मेंस नीट के कॉमन क्वेश्चन है बच्चों। अब कई बच्चों की सिट्टी पिट्टी कहाँ गुम हो जाती है, क्योंकि वो लिंक नहीं कर पाते। और जब हम थ्रू आउट द ईयर, मान लीजिए उसने ZNO की रिएक्शन NaOH के साथ करवा दी, फिर से अगेन बच्चा थोड़ा सा परेशान, हैरान परेशान हो जाता है कि सर अब क्या करें। अगेन भैया, अब अगर ये बेस है तो ZNO काम करेगा किसकी तरह डियर स्टूडेंट, एसिड की तरह, एसिड की तरह, एसिड की तरह। इसने काम करा बच्चों एसिड की तरह। अगेन एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये सब चीजें हम जब थ्रू आउट द ईयर सुनेंगे, समझेंगे बार बार, है ना। इनऑर्गेनिक भैया, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं बच्चों, इससे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो कंपाउंड, मैं खुद बीटेक कर रहा हूँ IIT खड़गपुर से, जो कंपाउंड मेरे समय में नीले रंग के था, है ना, मैं अपने दादा परदादाओं की कसम खा के बोल रहा हूँ बच्चों, आज तक वो कंपाउंड नीला है। लाल न हुआ है न होगा कभी। जो नीला था आज भी नीला है। मतलब इनऑर्गेनिक में फिक्स पैटर्न की चीजें चल रही है बच्चों। हल्दी पीले कलर की है तो हमें पता है पीला ही रहेगा भैया, हल्दी लाल या नीली नहीं हो सकती है। तो इस तरह से बच्चों जब हम लर्निंग ट्रिक्स चीज़ों को सीखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर भी आपका सॉल्ट प्लस क्या बन गया बच्चों, वाटर Na2ZNO2, बैलेंसिंग वैलेंसिंग। अब ये सब थ्रू आउट द ईयर। इनऑर्गेनिक की बात मैं इसलिए करूँ बेटा कि इनऑर्गेनिक हमेशा लिख लिख के, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के याद होगी। इनऑर्गेनिक का जो तरीका है बच्चों, लिख लिख के, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। प्लस जो भी मैं TBR, सर TBR क्या बोला है, JSC तो चलो जराट के कॉन्सेप्ट से, TBR इज टू बी रिमेंबर। जो चीजें बिल्कुल मस्ट है ना, याद ही रखना है ना। अब जैसे ये JSC है हमारा, JSC कुछ बिल्कुल याद रखने वाली ही चीजें, उनको हम TBR बोलेंगे, है ना। ये तो जराट के कॉन्सेप्ट है हमारा। वो अगर हम याद करते चलेंगे बच्चों, तो पहली बार आपने एक बार कॉपी में लिखा जब मैंने आपको पढ़ाया, दोबारा आपने उस अपनी सिलेक्शन डायरी में लिखा, 2 बार लिख लिया आपने। सुन सुन के मतलब आप जो ये वीडियो हमारा चल रहा है बच्चों, कभी भी फुर्सत में बैठे इनऑर्गेनिक को तो 2x स्पीड पर बढ़ाकर जो काम 1 घंटे का है वो आधे घंटे में हो जाएगा, सुन लीजिए। और पढ़ पढ़ के से मीनिंग क्या है बच्चों कि नोट्स भी रिवाइज करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए इनऑर्गेनिक के, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, बार बार हर क्वेश्चन में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी रिपीट होती चलेगी। और धीरे धीरे देखिए आप और हम मिलकर इनऑर्गेनिक, जो दुनिया का है ना महान बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, रटने वाला सब्जेक्ट माना जाता है, उसमें देखिए क्या हमारे 4 चांद लगने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर लॉजिकली हम चीज़ों को बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो पक्का है ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है आपका, ठीक है ना, अगर आपको पता हो क्या कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, हम उनको भी एक यूनिक गाने के फॉर्म में याद रख लेंगे, ठीक है ना। हम उनको भी एक यूनिक गाने के फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम एक गाने के फॉर्म में याद कर रख लेंगे। तो ऐसी खूब सारी चीज़ें होंगी बच्चों। रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बात करेंगे, जैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो नेचर ऑक्साइड्स में एम्फोटेरिक मैंने बता दिया। न्यूट्रल ऑक्साइड केवल आपके 3 ही होते हैं, है ना। न्यूट्रल ऑक्साइड आपका 3 ही होता है, CO होता है, N2O होता है और NO होता है। वाटर भी ठीक है, न्यूट्रल ही बोला जाता है, ठीक है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। बचा मेटेलिक ऑक्साइड। तो अभी मैं केवल आपको अपनी स्टाइल की किस तरह से हम थ्रू आउट द ईयर बात करने वाले, मेटेलिक ऑक्साइड है ना। अब इसके ऊपर इतनी बार क्वेश्चंस आए हैं, और मेन तो मेन दूसरी चीजें बच्चों, कहीं ना कहीं ये कैसे यूज होता है, एक छोटा सा मैकेनिज्म मैं आपको और समझाऊंगा। जैसे है ना, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, अगर मेटल +1 +2 +3 में होगी तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होगा बच्चों वो बेसिक नेचर का होगा। अगर मेटल +4 में है तो वो आपका एम्फोटेरिक होगा, और अगर मेटल आपका +5 या +6 या +7 में है तो वो एसिडिक होगा, ठीक है ना। अब इसमें वही एक्सेप्शन भी है क्या सर, एक्सेप्शन बस इतना है बेटा कि एक्सेप्ट एम्फोटेरिक,
है ना, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, अभी जो हमने लिखा है एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक अभी जो हमने लिखे थे, क्योंकि अभी मैंने बोला कि क्रोमियम +3 वाला एम्फोटेरिक है, वेनेडियम +5 वाला भी क्या है आपका एम्फोटेरिक है, उनको छोड़कर है ना। अब इनकी जरूरत कहाँ कहाँ कैसे होती है, जैसे एक आखिरी चीज के साथ मैं समापन करूंगा कि क्योंकि आपको मुझे एक रफ आइडिया देना था कि किस तरह से हमारी केमिस्ट्री बाकी जगह से बिल्कुल डिफरेंट चलेगी, है ना। पिछले 23 वर्षों से कोटा का पूरा ज्ञान आपको झमाझम वाला मिलने वाला है, कोटा का बच्चा है ना। और कोटा तो भैया शिक्षा की काशी है, शिक्षा की नगरी है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो क्या है, जैसे अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में K2Cr2O7 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब एनसीईआरटी बुक क्या करता है बच्चों, उन्होंने तो बस लिख दिया कि भैया है ना क्रोमाइट और होती है FeCr2O4, इसकी हम एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन कराते हैं, मतलब आप इसकी रिएक्शन O2 और NaOH के साथ कराते हो, ठीक है जी। और सीधे उन्होंने प्रोडक्ट लिख दिए हैं Na2Cr O4 साथ में Fe2O3, है ना। और इनफैक्ट शायद वो Na2CO3 लेते हैं, ठीक है ना, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन में वो Na2CO3 लेते हैं। मैं NaOH भी ले सकता था, बट जो अभी एनसीईआरटी में है अपन उसी की बात करें, और साथ में उन्होंने CO2 निकाला। सर अगर NaOH लेते तो क्या कुछ दुविधा हो जाती? नहीं बच्चों, है ना। अगर मैं NaOH ले लेता तो बस ये जो आखिरी में मैंने CO2 निकाला है ये नहीं निकलता, बस इतनी सी बात। अब इसकी बच्चों इसको एनसीईआरटी बुक में इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट 7, है ना, इस तरह से इसका कोफिशिएंट 8, फिर बैलेंस करा गया है, 4 Fe है तो 2 Fe2O3 कर दो, ठीक है ना, 8 Na2CO3 है तो इसको 8 कर दो, इसको 8 CO2 कर दो, ठीक है ना। इस तरह से अब देख लीजिए आप सब बैलेंस है, Fe मैंने बैलेंस कर दिए, क्रोमियम आपके 8 थे, 8 हो चुके हैं, है ना, ठीक है ना। सोडियम आपके 16 थे, 16 हो चुके हैं, कार्बन आपका 8 है, 8 हो चुका है। तो अगर आपने सब कुछ सही करा होगा बेटा तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस होगी, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन को देखें, 4 4 जा 16 प्लस यहाँ से 14 कितना हो गया सर 30, यहाँ से 8 3 जा 24, मतलब कितना 54। यहाँ देखिए 8 4 जा 32 सर, 32 प्लस 2 3 जा 6 38, और 38 प्लस 16 54। तो ये रूल है बच्चों। अब ये रिएक्शन बच्चों को रटने में भी परेशानी होती है, सर इसका कोफिशिएंट 4 क्यों आया, इसका 7 क्यों आया, या इसका मैकेनिज्म क्या है। जब हम थ्रू आउट द ईयर ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे बच्चों कि आखिर क्या कहानी हो रही है ना, जो मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको यहाँ आइडिया दे रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो भैया ऑक्सीजन का जो एन फैक्टर होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो 4 होता है, ठीक है ना। और इस कंपाउंड का बेसिकली दिस कंपाउंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Cr2O3, FeO एंड Cr2O3, और इसका एन फैक्टर है बच्चों 7। तो जब हम थ्रू आउट देयर देखेंगे बच्चों, जब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी होती है, ये सब चीजें बार बार सुन के आपको याद हो जाएंगी। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 इधर गया 7 इधर गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको इनके कोफिशिएंट्स बता पड़े, ठीक है जी। अब देखिए नेचर ऑफ ऑक्सीजन बच्चों में बार बार बच्चों को ये समझाता हूँ, ऑक्सीजन दुनिया का इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो हर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, एलिमेंटल फॉर्म में हो, कंपाउंड के फॉर्म में हो। केवल 2 ही चीजों की ऑक्सीजन लंका नहीं लगा पाता है, गोल्ड और प्लेटिनम की। और दैट इज द रीजन बच्चों की जितने भी जो गहने बनते हैं, है ना, वो गोल्ड और प्लेटिनम के, चांदी के गहने उतने नहीं होते, काले पड़ जाते। तो ऐसी कई चीजें हम रियल लाइफ से लिंक करके भी सीखेंगे, ठीक है जी। आपको कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आपने कितनी बार पढ़ा होगा, हर साल जेई हो या नीट हो, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी वही कहानी हो रही है बेटा, ऑक्सीजन पहले FeO, है ना, ऑक्सीजन लोअर ऑक्साइड को हायर ऑक्साइड में बदलता है, तो ठीक है, सबको जलाता है गोल्ड प्लेटिंग में छोड़ के। FeO +2 में था, ऑक्सीजन ने उसे +3 में बदला। Cr2O3 +3 में था, ठीक है ना, ऑक्सीजन ने उसे भी उसके हायर ऑक्साइड क्रोमियम की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 और +6 ही है, उसमें बदला। अब अभी देखिए मैंने आपको नेचर बोला, मेटल का +3 वाला किस नेचर का होता है सर, बेसिक। तो ये है ऑक्साइड Fe का +3 वाला है, बेसिक है, ठीक है। इस वजह से ये देख लो Fe2O3 बन गया। मेटल का +6 वाला क्रोमियम, यहाँ पर सॉरी मैंने CrO6 लिख दिया है बाय मिस्टेक, इट विल बी CrO3, है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मेटल का +3 वाला, वो कभी कभी देखे ना, वो मैंने एरर से लिखते वक्त कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो मेटल का
जो +6 वाला है बच्चों वो एसिडिक नेचर का होता है, ये है एसिडिक नेचर का। और अगर ये एसिडिक नेचर का है बेटा तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। Na2CO3 भी बेसिकली Na2O प्लस CO2 है ना। अब भैया ज्यादा एसिडिक कौन होगा, +4 वाला कि +6 वाला? सर ऑब्वियसली +6 वाला। हायर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर विल बी द एसिडिक नेचर इन द ऑक्साइड। हमने कितनी बार सुना होगा बट हम लॉजिकली उसे अप्लाई नहीं करते हैं। तो Na2O ने CO2 को टाटा बाय बाय बोला, तू जा 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 ऐसा करके, है ना, कबूतर आ गाना सुना होगा ना अपना। तो इसने तो बोला CO2 को तू जा जा जा, और CrO3 को बोला तू आ, ठीक है ना, क्योंकि +6 वाला है। Na2O और CrO3 जुड़ गए, Na2CrO4 बन गया। तो अब आप समझिए कि किस तरह से आपको रिएक्शन है ना, अभी आगे की स्टेप्स वगैरह हम और बातें करेंगे, बट मुझे एक जो रफ आइडिया देना था कि हम इनऑर्गेनिक को भी काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी लॉजिकल वे में समझते हुए जब बातें करेंगे तो रिएक्शंस का जब माइंडसेट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, तो अपने आप रिएक्शंस हमें समझने में काफ़ी आसानी मिलती चली जाएगी। रिएक्शन की बैलेंसिंग, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह से कहानियाँ चलती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मेरा इस पर्टिकुलर सेशन का उद्देश्य था आपको मेरी टीचिंग स्टाइल से, आपको मेरी JSC जेराट के कॉन्सेप्ट से, आपको इनऑर्गेनिक का एक यूनिक वे में आइडिया देने का, ठीक है ना, आइडिया देने का कोशिश करना, और उसमें मैं पूरी तरह से सार्थक हो गया हूँ, मुझे लगता है ऐसा बच्चों। तो मिलते ही हैं जल्द हम बच्चों हमारे ईयर लॉन्ग कोर्सेस में, मिलकर धमाल मचाते हैं, ठीक है ना, फोड़ते हैं। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। मोशन है तो भरोसा है।